नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में जल परिवहन, इसका अध्ययन करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट भारत में एक महत्वपूर्ण जल संसाधन के रूप में कार्य करता है और ये पूरी दुनिया में भी और भारत में भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो सबसे अच्छी रहती है, यानी सबसे कम खर्च पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सामान को और सवारियों को ले जा सकते हैं। खासकर ये जो बल्कि जो लगेज होता है, सामान होता है, उसको ले जाने में वाटरवेज सबसे अच्छे होते हैं और फिर ये इको फ्रेंडली भी होता है। क्योंकि इसमें पोल्यूशन सबसे कम होता है। नेक्स्ट बात ये होती है कि जो वाटरवेज होते हैं इसमें बहुत सारे जो रूट है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नदी, झील या समुंदर के किनारे पर हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो भारत में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम दो हिस्सों में बांट कर अध्ययन करते हैं। नंबर 1 इनलैंड वाटरवेज, सेकंड वन ओशनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब है सतल के अंदर नदी, नहर और झीलें, और ओशनिक वाटरवेज का मतलब होता है कोस्टल एरिया में शिपिंग के माध्यम से वाटरवेज का यूज करना। इनलैंड वाटरवेज ये चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा है रेलवे के विकास 1853 से पहले। जैसे जैसे रेलवे का विकास हुआ, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलगाड़ी भारत में चली, तो उसके बाद क्या हुआ कि रेलवे और रोडवेज का डेवलपमेंट हुआ, तो वाटरवेज को काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। तो धीरे धीरे वाटरवेज इस मामले में पिछड़ गए, क्योंकि रेल ने भी लंबी दूरी के लिए सस्ती परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके साथ साथ जैसे जैसे देश में एग्रीकल्चर डेवलप हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कैनाल्स बनी तो डैम्स बने, डैम बने तो पानी को कैनाल्स में डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे नदियों में पानी की कमी हो गई। तो वहाँ पर भी इस कारण से जो नेविगेबल रिवर्स थी उनमें पानी की मात्रा कम होने के कारण वो ट्रांसपोर्टेशन के लायक नहीं रही। इतना होने के बावजूद भारत में अभी 14,500 किलोमीटर 14,500 किलोमीटर लंबे इनलैंड वाटरवेज हैं, जिसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें और जो कोस्टल एरिया में कयाल या बैक वाटर लेक्स होती हैं उनके माध्यम से इनलैंड वाटरवेज की सुविधा आज भी हमारे देश में है। इसके साथ साथ भारत में 5685 किलोमीटर मेजर रिवर्स हैं जो नेविगेबल हैं, जिसमें मशीनाइज्ड स्टीमर चलाए जा सकते हैं, यानी जिसमें वे छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं पानी के जो इंजन से चलते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 5685 किलोमीटर लंबे रिवर रूट हैं। भारत में इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो भारत में 14,500 किलोमीटर लंबे इनलैंड वाटरवेज की देखरेख करता है। कुल मिलाकर लगभग देश में 10 इनलैंड वाटरवेज इसमें हैं, जिनमें से 5 प्रमुख आपके सिलेबस में अभी हाल फिलहाल हैं, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है नेशनल वाटरवे 1, शॉर्टली इसको बोलते हैं NW, नेशनल वाटरवेज 1। ये है इलाहाबाद से हल्दिया, यानी प्रेजेंट में इसका नाम है प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना का संगम है उत्तर प्रदेश में। वहाँ से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर लंबा गंगा नदी मार्ग है, जिसमें स्टीमर चलाए जा सकते हैं और इसमें मशीनाइज्ड बोट चलती हैं पटना तक, और साधारण जो बोट हैं जो थोड़ी छोटी नौकाएं होती हैं उनको हम हरिद्वार तक चला सकते हैं। इस पूरे रूट को हम 3 हिस्सों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। हल्दिया से फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में ही है, तो ये 560 किलोमीटर की स्ट्रेच है, जो खासकर हुगली नदी के माध्यम से ये वाटरवेज काम करता है, जो गंगा की ही एक प्रकार की ट्रिब्यूटरीज हैं। दूसरा है फरक्का से पटना,
यानी फरक्का से वेस्ट की ओर आइए, बिहार की राजधानी पटना, पुराना नाम पाटलिपुत्र, वहाँ तक 460 किलोमीटर लंबा रूट है, वाटरवेज हैं। और फिर है पटना से प्रयागराज या इलाहाबाद, तो ये है 600 किलोमीटर। कुल मिलाकर लगभग 1620 किलोमीटर लंबा वाटरवेज गंगा नदी में अवेलेबल है, जिसमें मशीनाइज्ड शिप चलाए जा सकते हैं, छोटे स्टीमर चलाए जा सकते हैं। दूसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 2, सदिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर में 891 किलोमीटर लंबा इसमें स्ट्रेच है, जिसमें मशीनाइज्ड जो स्टीमर हैं वो चलाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें डिब्रूगढ़ तक भी हम आसाम में है, तो वहाँ तक इसमें स्टीमर चला सकते हैं। तो हालांकि कुछ इसमें जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया से फिर बांग्लादेश में चली जाती है, तो वहाँ पर भी इसमें वाटरवेज की सुविधा होती है, बट वो हमारी कंट्री नहीं है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है NW3 नेशनल वाटरवे नंबर 3, ये है कोटापुरम और कोलम कैनाल। ये वास्तव में केरला है, तो केरला का पश्चिमी तट है, वहाँ पर 205 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच है, जिसमें कुछ कैनाल्स हैं, कुछ नेचुरल बैक वाटर यानी कयाल हैं, झीलें हैं। बैक वाटर लेक ऐसी होती है जिसमें पानी समुंदर से कि ज़मीन की ओर आया हुआ होता है। तो इसमें 2 कैनाल हैं, एक है चंपाकारा कैनाल जो 14 किलोमीटर लंबी है, दूसरी है उद्योग मंडलम कैनाल जो 23 किलोमीटर लंबी है। तो ये कई सारी जो लेक्स हैं, कयाल हैं, बैक वाटर लेक्स हैं, पश्च प्रदेश जिनको हम कहते हैं, उनको जोड़ने वाली कैनाल हैं, और कुल मिलाकर 205 किलोमीटर लंबा ये वाटरवेज है। चौथा है NW4 नेशनल वाटरवे नंबर 4, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के आसपास का ये क्षेत्र है, जिसमें काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच है, वहाँ पर कुछ कैनाल बनाई गई हैं। इसी प्रकार से NW5 है जो ब्रह्मानी रिवर और मेताई रिवर डेल्टा के आसपास है, जो खासकर महानदी यानी ओडिशा के अंदर ये कुछ कैनाल्स हैं, जो महानदी रिवर और उसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे ब्रह्मानी और मेताई, इन रिवर के यहाँ पर एक वाटरवेज का यूज करते हैं। कुल मिलाकर लगभग 588 किलोमीटर लंबा यहाँ पर वाटरवेज अवेलेबल है। देन बात कर लेते हैं कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है, हालांकि उसने 10 इनलैंड वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 5 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से कुछ विशेष हैं, जैसे बैक वाटर यानी जिसको हम कयाल कहते हैं केरल में, जैसे आपने कोचीन एक पोर्ट है जो वहाँ पर कयाल के किनारे पर ही स्थित है, और वहाँ पर इसमें एक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जिसे वाला मकाली भी कहते हैं, ये भी होती है। नेशनल लेवल की वाटर दौड़ होती है, नौका दौड़ होती है, जो कयाल में ही की जाती है, बैक वाटर लेक केरला में, वैबनाद कयाल इसका नाम है। तो इसके साथ साथ ये जो कयाल्स होती हैं ये वाटरवेज की सुविधा तो देती ही देती हैं, साथ में ये बहुत सारे लोगों को एज ए टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करती हैं, टूरिज्म का भी ये सेंटर रहती है। देन आता है ओशनिक रूट, भारत का जो लंबा कोस्ट है, कुल मिला के जो भारत का मेन कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर लंबी है, और आइलैंड्स यानी अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के चारों ओर भी देखेंगे तो 1416.6 किलोमीटर लंबा हमारा जो कोस्ट लाइन है, यानी 6100 किलोमीटर हमारी मेन कोस्ट लाइन और 1416.6 किलोमीटर लंबी हमारी जो आइलैंड के चारों ओर की कोस्ट लाइन है, वो कुल मिला के राउंड फिगर में अगर हम कहें तो 7517 किलोमीटर लंबी हमारी जो कोस्ट लाइन है वो हमें ओशनिक रूट प्रोवाइड करती है, जिसमें हम शिप चला सकते हैं। ये कुल मिलाकर देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं जिनका हम अध्ययन इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में करेंगे, तो और 200 माइनर पोर्ट्स हैं। अगर हम 12 पोर्ट्स की बात करें तो एक बार मैं मोटे तौर पर आपको बता भी देता हूँ। भारत का जो लंबा तट है तो यहाँ पर है कांडला, फिर मुंबई, फिर मार्मागांव, फिर है आपका बेंगलोर पोर्ट, और यहाँ पर है कोची। ठीक है, तो ये हैं।
इसके अलावा यहाँ मुंबई के पास में JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उसको पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर है पूर्व में तुतीकोरिन, फिर है चेन्नई, फिर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, देन पाराद्वीप महानदी डेल्टा के पास उड़ीसा में, और फिर हल्दिया पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता। तो ये प्रमुख 12 पोर्ट हैं जिनको हम आगे इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में अलग से भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ 200 के आसपास हमारे यहाँ पर छोटे लघु पोर्ट्स हैं जो हमें ओशनिक रूट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। और इनकी भूमिका का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में किया जाने वाला जो ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, यदि उसका कुल वॉल्यूम देखा जाए तो उसके कुल वॉल्यूम का 95% ओशनिक रूट से, और कुल उसकी वैल्यू यानी टोटल जितने कीमत का हम व्यापार करते हैं उसका लगभग 70% ओशनिक रूट के माध्यम से ही विदेशों को जाता है। बाकी का जो बच गया वो लगभग हमारा एयर ट्रैफिक के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्थलीय जो हमारा व्यापार है वो बहुत ही सीमित है, उसके अलग अलग कारण हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्टेशन है आइलैंड, ये ऐसे भी भूमिका निभाता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उससे पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार तक और पश्चिम में लक्षद्वीप तक भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ये ओशनिक रूट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपका वाटरवेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।